the aim of this session is to keep ourselves updated and to be alert and not to get panic. तो मैं मेरा आज का प्रेजेंटेशन दो पार्ट में देना चाहूंगा, जिसमें पहले पार्ट में मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा जो मुझे पता है, आपको ऑलरेडी पता है, और दूसरे पार्ट में मैं सब कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा जो मुझे डे टू डे लाइफ में व्हाइल ट्रीटिंग पेशेंट्स, मैक्सिमम पेशेंट्स और उनके अटेंडेंस कोरोना के बारे में पूछते हैं, जो कि डेली लाइफ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो पहले पार्ट में मैं आपको कोरोना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो दिस इज वायरल इन्फेक्शन दैट कॉज्ड बाय सार्स कोरोना वायरस 2। इसे WHO ने कोविड-19 ऐसा नाम दिया है। इसके सिम्टम्स जैसे आप सभी को पता है, फीवर, कॉफ, कॉमन कोल्ड, माइल्जिया, फटीग, डायरिया, मलाइज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब है। इसमें फीवर, कॉफ, माइल्जिया और जो वीकनेस है, ये कुछ कॉमन फीचर्स है, लेकिन कुछ केसेस में डायरिया, मलाइज यानी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तक देखा गया है। अभी अभी निकल के आ रहा है जो कंप्लीट और टोटल पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल सेंसेशन, ये भी एक स्पेसिफिक सिम्टम्स कोरोना का माना गया है। अभी ये इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, यानी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है उनमें ये होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि एडवांस स्टेज, एज मोर देन 60 ईयर्स, पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, chronic kidney disease and liver disease patient, patient suffering from few malignancies, a patient recipient of chemotherapy, उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट। अभी इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी जब से आपको इन्फेक्शन होता है और सिम्टम्स दिखने में जो पीरियड लगता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। तो ये वेरी करता है 5 to 14 डेज में, बट मैक्सिमम पेशेंट्स में ये 10 to 12 डेज में सिम्टम्स दिख जाते हैं। सीवियरिटी की बात की जाए तो 80% पेशेंट में ये डिजीज माइल्ड है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन 14% पेशेंट में ये सीवियर भी है, और 2% केसेस में दिस डिजीज इज रियली फैटल एंड दे मे सकम टू डेथ। सो दिस इज क्वाइट वरीसम। तो ये कोरोना के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। अभी मैं आपके साथ कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कोरोना के बारे में, जो हमें डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स और पेशेंट्स के रिलेटिव पूछते हैं, वो शेयर करूंगा, और अपन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से ये प्रेजेंटेशन प्रोसीड करेंगे। तो अल्टीमेटली एम ऑफ माय सेशन इज टू गिव यू आइडिया अबाउट हाउ टू लिव विथ कोरोना वायरस, हमें कोरोना के साथ कैसे जीना है। तो पहला प्रश्न है, मैं किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूँ तो क्या मुझे कोरोना हो सकता है? तो ये डिपेंड है कि आपका कांटेक्ट वो पेशेंट के साथ कैसा था। अगर आपका कांटेक्ट वो पेशेंट के साथ क्लोज कांटेक्ट होगा तो आपको कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर समझो किसी कोरोना पेशेंट ने जस्ट आपको क्रॉस किया, तो वो केस में अपन बोल नहीं सकते कि जस्ट कोरोना होने ही वाला है, बट क्लोज कांटेक्ट, मैं क्लोज कांटेक्ट पे आने वाला हूँ। क्लोज कांटेक्ट की डेफिनेशन बताता हूँ। अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो जो कोरोना से पॉजिटिव है, विदाउट वेयरिंग मास्क, यू फेस्ड हिम विथ डिस्टेंस लेस देन 3 feet एंड टाइम फॉर मोर देन 15 minutes, ऐसे केस में अपन इसको क्लोज कांटेक्ट बोलते हैं, और ऐसे केस में कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो distance less than 3 feet, time more than 15 minutes, and patient not wearing mask or you are not wearing mask, तो ऐसे केस में कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दूसरा प्रश्न, अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आ गए हैं और आपको पता नहीं है, और आपको पता चलता है कि 2 दिन बाद वो इंसान कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है? डेफिनेटली आपको अगर पता चलता है कि आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे और अभी आपको पता चला, या वो पेशेंट अभी टर्न आउट पॉजिटिव हो गया, तो आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू सम टेस्ट लाइक RT-PCR swab test, and
एक्सपोजर के बाद में 5 से 14 दिन के बीच में ये टेस्ट की जाए तो इसकी ये टेस्ट में वायरस पकड़ में आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 5 दिन के पहले भी अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो ये टेस्ट करनी चाहिए आपके डॉक्टर के एडवाइस। So after symptoms after exposure, time between 5 to 14 days is very crucial to get themselves tested. मेरा तीसरा प्रश्न है जो बहुत बार लोग पूछते हैं, मुझे बहुत सारे फोन कॉल भी आते हैं। आप घर पर है और आपको लग रहा है कि सांस में तकलीफ है तो क्या करना है? तो जैसे कि कोरोना अपने इंडिया में मार्च से जब स्टार्ट हुआ तब बहुत सारी टेस्ट रिकमेंड की गई थी। उसमें से एक था ब्रेथ होल्ड फॉर 10 सेकंड्स, जिसमें आपको 10 सेकंड्स के लिए ब्रेथ होल्ड करना है और आपको कुछ दिक्कत नहीं हुई तो आप सेफ है। और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आपके ब्रीदिंग पैटर्न इवोल्यूट करती थी। लेकिन ये सब टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। ये सब पहले बोला गया, अलग अलग थ्योरीज आए कि अपने को खुद को चेक करने के लिए ये सब चीजें हैं, बट नन ऑफ दिस इज रिकमेंडेड। ओनली रिकमेंडेड थिंग इज 6 मिनट वॉक टेस्ट। आई विल टेल यू अबाउट डिटेल इन अबाउट 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट में अपने को 6 मिनट के लिए चलना होता है अपने नॉर्मल पेस से। इसमें हम चलने के पहले अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, ये पल्स ऑक्सीमीटर के हेल्प से। दिस इज वेरी सिंपल डिवाइस, स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। ये अपने फिंगर को लगाना होता है और जस्ट ऑन करना होता है और ये लगा के अपने को अपना ऑक्सीजन का लेवल रिकॉर्ड करना होता है और इसके बाद 6 मिनट के लिए चलना होता है। तो 6 मिनट के पश्चात अपने को ये दोबारा अपनी ऑक्सीजन लेवल इसके हेल्प से चेक करना होता है। अगर इसमें 6 to 8% का अगर डीप होता है तो दिस टेस्ट इज वेरी ऑथेंटिक दैट लंग इन्वॉल्वमेंट इज स्टार्टेड। दूसरा मैं ये आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताना चाहूंगा। ये बहुत ही छोटा डिवाइस है और बहुत ही कंफर्टेबल डिवाइस है। इसमें कुछ आपको परेशानी नहीं होने वाली है। जस्ट आपको ये ऐसा फिंगर को लगाना है और ये आपका डेली ऑक्सीजन सेचुरेशन दिखा दे। अगर इसमें डीप होता है, नॉर्मली ये सेचुरेशन 95% के अबोव रहता है, 95 to 98 के बीच वेरी होता है। लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड, लाइक पहले 95 था, बाद में 93 हुआ, 90 हुआ। तो ये एक वार्निंग है कि आपको आपके डॉक्टर को विजिट करना है और आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न ऐसा है कि व्हाट इज हैप्पी हाइपोक्सिया। ये टर्म बहुत बार सुनने में आती है कि हैप्पी हाइपोक्सिया एंड कोविड-19। तो ये टर्म स्पेसिफिकली कोविड-19 के बारे में कॉइन की गई है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी अपना ऑक्सीजन की मात्रा अपने बॉडी में कम हो जाती है, अपने को कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि सांस फूलना हो गया, हेडेक, अनइजीनेस, ये सब चीजें। लोग उनके कुछ जो रूटीन एक्टिविटीज वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये हैप्पी हाइपोक्सिया में व्हाट प्रॉब्लम इज दैट कि वी कैन नॉट अप्रिशिएट अवर सिम्टम्स। लेकिन इसका मतलब है कि आप में ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है, लेकिन आप वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सांस नहीं फूल रही है। तो दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज आपको जो वार्निंग साइंस मिलने वाले हैं सिम्टम के थ्रू, वो यहाँ पे आपको मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोविड के सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर है, सोर थ्रोट है, बॉडी एक है, या किसके साथ कांटेक्ट की हिस्ट्री है, और आपको हैप्पी हाइपोक्सिया भी होगा, यानी आपको कुछ सिम्टम्स मिल नहीं रहे हैं सांस फूलने के, और आप आपका सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू चेक करते हैं और उसमें वो 95 के नीचे दिखाता है, 94, या वॉक टेस्ट के बाद और भी कम हो रहा है, तो दैट इज एन इंडिकेशन टू विजिट योर डॉक्टर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव टेस्ट के पश्चात कोविड-19 डिसीज में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एक कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है? तो जब भी कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू
classify his disease into mild, moderate and severe. तो माइल्ड केसेस में जो पेशेंट को सिर्फ कुछ माइल्ड सिम्टम्स है, लाइक सोर थ्रोट है, माइल्ड मलाइज है या बॉडी एक है या माइल्ड फीवर है, ऐसे लेकिन निमोनिया नहीं है और सांस की गति बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे पेशेंट को अपन माइल्ड बोलते हैं। मॉडरेट केसेस में जिनको निमोनिया है, सांस की गति ज्यादा है और ऑक्सीजन सेचुरेशन उनका कम है। और सीवियर पेशेंट हम उनको बोलते हैं जिनको दोनों लंग्स में निमोनिया है, उनकी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, सांस लेने में काफी परेशानी है और जिनको आईसीयू लग रहा है, तो ऐसे पेशेंट को अपन सीवियर केसेस बोलते हैं। इसके आगे और फिर होम क्वारंटाइन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि होम क्वारंटाइन करना चाहिए क्या, कभी करना चाहिए इसका और कैसे करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, हम सब पेशेंट्स को होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस नहीं कर सकते हैं। बेसिकली होम क्वारंटाइन इज फॉर दोज हु आर हैविंग माइल्ड सिम्टम्स, जिनका डिजीज बहुत ही ज्यादा सौम्य है, उनके लिए ये होम क्वारंटाइन का कंसेप्ट है। इसके लिए आपको आपके घर में आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे होम क्वारंटाइन, डॉक्टर के एडवाइस से ही ये होगा। ये होने के बाद ये सब आपको मैं पॉजिटिव आने के बाद की बातें बता रहा हूँ होम क्वारंटाइन की। तो इसमें आपको एक सेपरेट रूम चाहिए, स्पेशल रूम विथ अटैच टॉयलेट, बाथरूम एंड वेल वेंटिलेशन। डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको टाइम पे लेनी होती है और आपको आपके वाइटल्स डेली बेसिस पे मॉनिटर करने होते हैं। वाइटल्स यानी आपका पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सेचुरेशन, और आपको कुछ वॉक टेस्ट भी घर में करनी होती है। इसमें कुछ आपको रेड फ्लैग साइंस यानी कि आपकी दिक्कत बढ़ती है, आपको सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी सांस लेने की गति बढ़ती है, आपको फीवर आता है कंटिन्यूअसली, तो आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करना होता है और उसके बाद आपके डॉक्टर आपको आपका कंडीशन देख के एडमिट होने को भी बोल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट होम क्वारंटाइन। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द मेडिकेशन दैट यूज्ड इन कोविड-19? अभी तक कोविड-19 में सब जो मेडिसिन है वो अंडर ट्रायल है, ऐसा कुछ क्यूर या कुछ ऐसी मेडिसिन कुछ नहीं है फिलहाल। लेकिन जो मेडिसिन यूज करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जनरल आइडिया दे दूंगा। सबसे पहले एंटीवायरल, एंटीवायरल के नाम से अपने पास दो मेडिसिन मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट इज फेविपिराविर जो मार्केट में फेविफ्लू नाम से अवेलेबल है, और दूसरा है रेमडेसिविर। फेविपिराविर अपन माइल्ड केसेस में यूज करते हैं जो कि डिसीज प्रोग्रेशन को हॉल्ट करता है मॉडरेट या सीवियर में जाने से। दूसरा है रेमडेसिविर के लिए क्राइटेरियाज है, रेमडेसिविर ये सीवियर पेशेंट में यूज करते हैं, फेविपिराविर टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और रेमडेसिविर इंजेक्टेबल फॉर्म में, आईवी फॉर्म में अवेलेबल है। तो दे हॉल्ट वायरल रेप्लिकेशन इन योर बॉडी। उसके बाद फिर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स मेडिसिन मीन्स जो आपका थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफाई करते हैं। इसमें फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अवेलेबल है, आइवरमेक्टिन अवेलेबल है, बहुत डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन भी यूज होता है पेशेंट में। उसके बाद फिर स्टेरॉइड यूज करते हैं, आप सभी ने सुना होगा जो रिकवरी ट्रायल हो गया डेक्सामेथासोन या मिथिलप्रेडनिसोलोन, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी और पेशेंट कंडीशन, पेशेंट कैटेगरी, ये सब डिसाइड करना है कौन सा मेडिसिन कहाँ पे यूज करना होता है। उसके बाद ब्लड थिनर, ऐसा पाया गया है कि कोरोना में ब्लड गाढ़ा हो जाता है। दिस कोविड-19 इज हाइपर कोएगुलेबल स्टेट और मोर्टेलिटी के रीजंस भी उसके वजह से बढ़ रहे हैं, तो उसमें लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन यूज किया जाता है, दैट इज ब्लड थिनर। और फिर कुछ विटामिन लाइक विटामिन सी, विटामिन जिंक, दैट ऑल्सो प्ले रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, वो भी उसमें यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम? ये साइटोकाइन स्टॉर्म आप बहुत बार न्यूज में इधर उधर सुनते होंगे, तो एग्जैक्टली क्या होता है कोरोना में, इसके बारे में मैं थोड़ा लाइट डालूंगा। ऐसा पाया गया है कि मॉर्टेलिटी वायरस से भी ज्यादा, वायरस के कारण से भी ज्यादा जो अपने बॉडी की इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके वजह से ज्यादा है। जैसे कि वायरस का अटैक अपने बॉडी पे होता है
अपनी बॉडी की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट करने में करती है। ये फाइट के कारण क्या हो जाता है कि एक वॉर जैसी सिचुएशन अपने बॉडी में तैयार हो जाती है। तो वॉर के कारण जो वायरस तो है, लेकिन वो वायरस से भी ज्यादा जो वॉर के कारण बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, उसके कारण मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, जिसको अपन साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें वेरियस अलग अलग इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस होते हैं जो उसके पैथोफिजियोलॉजिक मैकेनिज्म में प्ले करते हैं। तो एक टॉसलीजैब नाम की मेडिसिन है जो इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो ऐसे केसेस में वो यूज किया जाता है। अगला प्रश्न ये है जो मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं और बहुत बार उनका वो कंसर्न रहता है, पेशेंट डिस्चार्ज के टाइम दोबारा जांच करना जरूरी है क्या? तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस इट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपका 10 दिन ट्रीटमेंट हो चुका है, आप माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी में थे, आपको 10 दिन ट्रीटमेंट आपने बराबर से लिया है हॉस्पिटल में या घर पे, और अभी आपको 3 दिन से कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, यानी कि फीवर नहीं है आपको, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट यू आर गेट क्योर्ड फॉर दिस एपिसोड। तो आपको दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोग हमें हॉस्पिटल में इसके बारे में पूछते हैं कि हमारी टेस्ट की नहीं है, तो इट्स नॉट रियली नीडेड। अभी इसके आगे का प्रश्न जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड है। मुझे एक बार इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है क्या? ये भी सवाल काफी लोगों का रहता है। तो ऐसा पाया गया है कि एक बार कुछ कुछ पेशेंट्स में 8 हफ्ते बाद भी टेस्ट पॉजिटिव आई है। तो ऐसा माना गया है कि ये इनको री इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन बाद में उस पर काफी रिसर्च होने के बाद ऐसा पता चला कि ये री इन्फेक्शन नहीं है, ये ओल्ड वायरस ही है। लेकिन उनके बॉडी में साथ में एंटीबॉडी टाइटर भी अच्छे प्रोपोर्शन में मिला था। तो ये री इन्फेक्शन का चांस इमीडिएटली कम है। सिर्फ आरटी-पीसीआर यानी स्वाब टेस्ट पॉजिटिव आई है एक बार कोविड होने के बाद, तो अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि ये री इन्फेक्ट हुए हैं। ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स। आपको अगर सिम्टम्स है तो उसमें सोचना पड़ेगा, बट अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और आपकी आरटी-पीसीआर जस्ट पॉजिटिव आई है स्वाब टेस्ट, तो इट इज नॉट री इन्फेक्शन, इट कुड बी ड्यू टू ओल्ड वायरस। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि 14 दिन के बाद टेस्ट करने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट पॉजिटिव रहते हैं। तो ये आरटी-पीसीआर टेस्ट में डेड वायरस भी पिकअप होता है, जिसके कारण वो टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस रहता है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपकी टेस्ट पॉजिटिव आई है मीन्स आपको आप पॉजिटिव ही है। 10 दिन के बाद वायरल रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है और आप आपका क्वारंटीन स्टॉप बंद करके आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। एक अभी लास्ट क्वेश्चन, हमें कौन सा मास्क यूज करना चाहिए? मास्क के बारे में मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, लोग पूछते हैं कौन सा मास्क यूज करना चाहिए। तो मैक्सिमम टाइम 3 टाइप के मास्क जो अपने यूज में है। एक तो क्लॉथ मास्क जो कपड़े का मास्क रहता है, एक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, और तीसरा N95 मास्क। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने N95 मास्क यूज करना चाहिए क्या? जो क्लॉथ का मास्क है वो थोड़ा अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट पहनता है तो उससे तो इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप पहनते हैं प्रिवेंट करने के लिए, तो दैट इज नॉट दैट गुड। वो प्रिवेंशन अवॉइड करे, वो प्रिवेंट करेगा ही वायरस ट्रांसमिशन, ये बोल नहीं सकते। बट ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इज वेरी गुड ऑप्शन। जो सर्जिकल मास्क वो चीप भी है, वन टाइम यूज करने का होता है, और वो अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पहनता है और आप भी आपके डेली लाइफ में पहनते हैं, तो दैट इज इनफ, दैट इज गुड इनफ टू प्रिवेंट दी ट्रांसमिशन चेन। N95 ऐसा भी पूछा जाता है कि N95 मास्क हमने यूज करना है क्या? तो आई विल से नो, because it is recommended for those who are working in COVID-19 environment, where aerosol generating procedures are there, like make,
एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन और नेबुलाइजेशन और ब्रोंकोस्कोपी ऐसे, और जो पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में कंटिन्यूस है वो इन्वायरमेंट में यूज करने के लिए वो रिकमेंड किया गया है। तो these are all questions I get in day to day life from many people. इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर दैट। थैंक यू। नम्रता दीदी आप अनम्यूट करें। मैं सब पार्टिसिपेंट्स का रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशंस चारों स्पीकर का लेक्चर हो जाने के बाद चारों स्पीकर्स अपना ओपिनियन कोविड के उसके ट्रीटमेंट थेरेपी पे दे देंगे। उसके बाद सबके आपके जितने क्वेश्चंस होंगे सबके डाउट सॉल्व किए जाएंगे और चारों में सर जिसको भी पूछना चाहते हैं आप मेंशन करके पूछिएगा, मैं सबके क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। तो पहले चारों स्पीकर्स के अपने अपनी थेरेपीज दे दें। हाँ यस नम्रता दीदी, आप प्लीज नेक्स्ट स्पीकर को। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर ओम प्रकाश जी। ये जो आपने क्वेश्चंस के थ्रू हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है, आई थिंक दिस इज इनफ टू फाइट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, फाइट फ्रॉम द प्रॉब्लम। सो आई विल लाइक टू कॉल नेक्स्ट डॉक्टर अमृता जगताप जी। she is an Ayurveda doctor, so please डॉक्टर अमृता जी आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। अमृता दीदी आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। एक मिनट, दीदी को अनम्यूट करता हूँ। दीदी आप अनम्यूट करिए। Am I audible now? Yes, दीदी। Yes. Okay. Thank you, Namrata, for your kind introduction. उपस्थित सभी सम्माननीय वक्ता और सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। गायत्री परिवार की सदस्य होने के नाते मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत करती हूँ। गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सफलता देगी, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। तो मैं एक थोड़ा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ ताकि आपको सब कंसेप्ट्स जो है वो अच्छी तरह से समझे। प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। नाउ दीदी यू कैन शेयर द स्क्रीन। आपको को होस्ट बनाया है, नीचे शेयर स्क्रीन आएगा। राइट ओके। तो आपको प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में खुल के रखना है तो आपका शेयर स्क्रीन हो जाएगा। यस, आई विल डू दैट। आज कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है उससे हम सभी जंग लड़ रहे हैं। प्रत्येक शास्त्र जो है एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी अपनी अपनी ओर से मानवता के कल्याण हेतु अपना योगदान इस लड़ाई में दे रहा है। आज मैं आप सभी को आयुर्वेद शास्त्र में कोरोना जैसी यह महामारी का सामना करने के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं इस बारे में अवगत कराऊंगी। शुरुआत करते हुए मेरे एक पेशेंट ने मुझे पूछा था कि मैडम आयुर्वेद तो 5000 साल पहले लिखा गया था, फिर कोरोना तो अभी हुआ है, तो क्या आयुर्वेद से हम कोरोना ठीक कर सकते हैं? तो ये सवाल सबके मन में आता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में जनपद ध्वंस नामक घटना का वर्णन मिलता है। जनपद मतलब जहां जन लोग बसते हैं, ऐसे जनपद का उध्वंस होना यानी नाश होना, वहां बड़ी आपदा आके जनता का नुकसान होना, इसे शास्त्रों में जनोपदोध्वंस बताया गया है। इस प्रकार के जनोपदोध्वंस में कौन बच सकता है? यह प्रश्न जब आचार्य चरक जी को किया गया था तब उन्होंने बताया, जिन व्यक्तियों का व्याधि क्षमत्व अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, वही इससे बच पाएंगे।
आप सभी जन व्याधि क्षमत्व इस शब्द पर कृपया ध्यान दें। आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व की व्याख्या बताते हुए इस तरह से बताया है, व्याधि क्षमत्वम नाम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति। अर्थात व्याधि बल को मतलब रोग शक्ति को विरोध करने वाला शरीर का विशेष देह बल व्याधि क्षमत्व नाम से जाना जाता है। यही व्याधि क्षमत्व पुनः शरीर में उस व्याधि को बनने नहीं देता। इसका स्पष्ट रूप यह है, यदि शरीर में किसी प्रकार बीमारी पैदा हो गई तो उस बीमारी का निवारण तो यह देह शक्ति कर लेगी, उसके बाद भी यह शक्ति उस बीमारी को शरीर में दोबारा पनपने नहीं देगी। आज हम इसी व्याधि क्षमत्व को इम्यूनिटी कहते हैं। इस बात से व्याधि क्षमत्व का इन्फेक्शन में या एपिडेमिक में महत्व आप सभी को ध्यान में आ ही गया होगा। यह देह बल यानी व्याधि क्षमत्व शरीर के धातुओं के आपसी संतुलन पे तथा उनकी निर्दोष अवस्था पे निर्भर रहता है। आयुर्वेद में बताया गया है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति की यह परिभाषा है। शरीर के जो धातु है जितने ही उत्तम अवस्था में विद्यमान रहेंगे, शरीर का व्याधि क्षमत्व उतना ही कारगर रहेगा। शरीर के इन सभी धातुओं में भी जो सप्त धातु बताए गए हैं, उनमें रक्त, मांस, अस्थि और मज्जा, इन धातुओं पर विशेषतः देह बल यानी व्याधि क्षमत्व निर्भर रहता है। आगे इनको इस अवस्था में बनाए रहने के लिए या रखने के लिए उपायों का वर्णन मैं आपसे करूंगी। इन शरीर धातुओं के साथ ही मन का सचेत और निर्मल होना यह भी महत्वपूर्ण बताया गया है। विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठः। विषाद, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि विषाद जो है सदैव किसी चीज की चिंता करना, दुख करना, जिसको आजकल हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, उससे किसी चीज से हमेशा भयभीत रहना। जैसे हम आजकल कोरोना की न्यूज पढ़ पढ़ के भयभीत होते रहते हैं, व्याधि के बारे में सोचते रहते हैं, अलग अलग मीडिया पे उसकी जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और दिन ब दिन भयभीत होते जा रहे हैं। इनसे क्या होता है, तो व्याधि क्षमत्व व्यक्ति का घटता चला जाता है। मॉडर्न साइंस के एक रिसर्च पेपर में भी आप स्लाइड पे देखेंगे, कहा गया है, एविडेंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस सपोर्ट्स द नोशन दैट स्ट्रेस and emotional distress may relate to dysfunction and hypofunction of the immunologic system। तो होता यह है कि हमारा पूरा ध्यान जो है लगा रहता है कि मैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या खाऊं, कौन सा काढ़ा पीऊं, कौन सी कंपनी का च्यवनप्राश खाऊं, लेकिन हम जो है वो हमारे शरीर और मन के स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ध्यान कम देते हैं। तो अब तक हमने यह जाना है कि व्याधि क्षमत्व सर्वोत्तम रखने के लिए शरीर के धातु, दोष और मल, इनको संतुलित रखना, निर्दोष स्थिति में होना और हमारा मन भी शांत, निर्मल और सचेत होना, स्ट्रेस फ्री रहना, जिसको हम आज के जमाने में कह सकते हैं टोटली स्ट्रेस फ्री रहना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने तो ये जान लिया कि शरीर और मन का संतुलन जरूरी है, लेकिन अब यह कैसे साधे? तो इसका उत्तर भी हमारे आचार्यों ने बहुत ही सरलता से दिया है। इसमें रोज करने वाली कुछ क्रियाएं, कुछ रसायन द्रव्य वर्णित है। साथ ही में पूरे साल शरीर के धातुओं का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखे, इसका भी वर्णन है। क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा लॉन्ग टर्म विचार किया जाता है, शॉर्ट टर्म नहीं कि मुझे अभी व्याधि हुई है या फिर व्याधि होने का डर है तो मैं तुरंत क्या करूं। तो इस वजह से हम सोचेंगे कि पूरे साल मेरा स्वास्थ्य टिका रहे, मेरा व्याधि क्षमत्व बना रहे, उसके लिए क्या बताया गया है। तो दो ऐसे टूल्स आयुर्वेद में मौजूद है जिनको हम दिनचर्या और ऋतुचर्या इस नाम से जानते हैं।
अब ये दिनचर्या क्या है, तो इसमें बेसिक करने वाली जो चीजें हैं जो ट्रेडिशनली होती थी लेकिन जिसको हम अभी फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी ओर हमको ध्यान बढ़ाना है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। दिनचर्या की शुरुआत ही इससे होती है कि जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए, तो आपका स्वस्थ जो है वो बना रहेगा। तो ब्राह्म मुहूर्त पे नहीं, फिर भी अगर जल्दी उठे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने नित्य कर्मों के बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, जिसको आयुर्वेद में ऊषप पान बताया है। गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए। सुबह यथाशक्ति योगासन और व्यायाम करना शरीर के साथ मन को भी बहुत दृढ़ बना देता है। प्राणायाम, ध्यान, जप, इनको इनका नियमित अभ्यास करने से मन की शांति जो है वो बनाए रहती है, मन में दृढ़ता आती है। आयुर्वेद में रसायन नाम का अध्याय वर्णित है। रसायन वह द्रव्य है या वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के दोष, धातु ये समान स्थिति में रहते हैं, उत्तम अवस्था में रहते हैं। इन रसायन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ जिसको माना गया है वो है आंवला। आंवले का नियमित तौर पे सेवन करना व्याधि क्षमत्व को उत्तम रखने में श्रेष्ठ है। आज भी पूरे विश्व में आंवले का सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। इसके अनेकानेक योग आयुर्वेद में बताया है, जैसे च्यवनप्राश सबको पता है और प्रचलित भी है। रोज सुबह 2 चम्मच च्यवनप्राश खाना एक अच्छी आदत है। आंवले की स्पेशलिटी ये है कि बहुत सारे रसायन बताए गए हैं आयुर्वेद में, लेकिन आंवले की स्पेशलिटी ये है कि वो आहारीय द्रव्य है, तो इसको आपको दवाई के तौर पे खाने की जरूरत नहीं है। आप इसको अलग अलग फॉर्म में भी खा सकते हैं, जैसे आंवला कैंडी है, आंवले का मुरब्बा है, ऐसे स्वरूप में भी इसका सेवन किया जाता है। जो पेशेंट है जिनको डायबिटीज है, च्यवनप्राश नहीं खा सकते, वो ताजे आंवलों को भाप देके या आंवलों के पाउडर में हल्दी मिला के, जिसको हम आमलक हरिद्रा योग बोलते हैं, वो खाने की सलाह देते हैं। आजकल आंवले के कैप्सूल्स भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। आंवले के बाद जो एक महत्वपूर्ण रसायन है वो है गिलोय। गिलोय का सेवन करना श्रेष्ठ रसायन योग है। गिलोय को शास्त्रों में अमृता कहा जाता है। अमृत के समान गुण देने वाली यह वनस्पति है। इसका गिलोय घनवटी या संशमनी वटी यह कल्प आसानी से उपलब्ध भी है। रोज 2 गोली दोपहर खाने से खाना खाने के पहले लेने से फायदेमंद होता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो रसायन अश्वगंधा यह वनस्पति भी बहुत उत्तम रसायन कार्य करती है। अश्वगंधा शरीर के साथ साथ मन पर भी काम करती है। मन को शांत रखने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए और मांस धातु को बल देने के लिए अश्वगंधा श्रेष्ठ है। अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ ले सकते हैं या इसकी कैप्सूल्स मिलती है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट जो है, जो आप सभी जानते हैं आजकल बहुत प्रचलित है, वो है काढ़ा बनाना। तो ये काढ़ा जो है उसमें हमारे घर के ही मसाले पड़ते हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और सबसे महत्वपूर्ण है ताजे तुलसी के पत्ते, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, हर घर में होते हैं और आप फ्रेशली उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब मिला के जो काढ़ा बनता है उसको दिन में आप 1 बार ले सकते हो। इसकी स्पेशलिटी ऐसी है कि उसमें आप थोड़ा गुड़ मिला के बच्चों को भी दे सकते हो, वो भी आसानी से पिएंगे। और इनमें तुलसी के जो पत्ते डाले जाते हैं, तो उसके पीछे शास्त्र ये है कि आयुर्वेद में कंसेप्ट है यत्र पिंडी तत्र ब्रह्मांडी, यत्र ब्रह्मांडी तत्र पिंडी। मतलब इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो जो तत्व है वही हमारे शरीर में है और हमारे शरीर में जो जो तत्व है वही इस ब्रह्मांड में है। हम सब पंच महाभूतों से बने हुए हैं। तो पत्ते जो है वो दे आर द लंग्स ऑफ एनी प्लांट। तो इसीलिए कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन या उससे रिलेटेड जो डिसीजेस है, उनमें पत्तों का, जैसे तुलसी के पत्ते,
अडुलसा या वासा जिसको बोलते हैं उसके पत्ते, एलोवेरा या जिसको बोलते हैं कोरफड जिसको बोलते हैं उसके पत्ते, इनका इस्तेमाल अच्छी तरह से तरीके से किया जाता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। फिर नेक्स्ट अपनी जो दिनचर्या है उसमें हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है हमारा भोजन। भोजन हमेशा समय पर होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। गड़बड़ी का मतलब भोजन हमेशा हल्का हो, गर्म हो, षड्रस युक्त हो, मन के अनुकूल हो और हितकारक हो। ऐसा भोजन करने से हमारे सप्त धातु जो है वो हमेशा संतुलन में रहते हैं। फिर भोजन के बाद आता है रात की हमारी ठीक समय पर होने वाली नींद या रात को ठीक समय पर सोना। 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो लेना बहुत ही जरूरी है। ये खुद अपने आप एक रसायन कार्य करता है। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, फिर से सुनिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों जो है इनको त्रय उपस्तंभ, दे आर द 3 पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफ बताया गया है। इन 3 पिलर्स के ऊपर जो है वो हमारा स्वास्थ्य अवलंबित है। हम काफी बार आहार की तरफ तो ध्यान देते हैं लेकिन नींद की तरफ ध्यान नहीं देते। स्लीप इज द मोस्ट अननेसेसरी, इसको समझते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, 5 या 4 घंटे भी काफी है। लेकिन आचार्यों ने इसको त्रयोपस्तंभ माना है। उसके बारे में कहा है, निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्शम बलाबलम वृषता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। इतने सारे गुण जो है, सुख दुख पुष्टि कार्श बल अबल, बल अबल में आपकी इम्यूनिटी भी आ गई, बल अबल वृषता क्लिबता ज्ञान अज्ञान परसेप्शन ऑफ नॉलेज, जीवितम नच आपका लाइफ जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, ये निद्रा ठीक होने पर, साउंड स्लीप के ऊपर काफी हद तक अवलंबन है। यह करने से आपको उत्तम व्याधि क्षमत्व प्राप्त होगा। व्याधि क्षमत्व पूरे साल बनाए रखने के लिए ऋतुचर्या का पालन करना भी अनिवार्य है। हर ऋतु में स्वभावानुसार आपके शरीर के दोष धातु में बदलाव आते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जाने के बाद वर्षा ऋतु जब आता है तो हमको काफी बार सर्दी हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये सीजनल चेंजेस है। इसी को ऋतुचर्या कहा गया है कि इनका जो है ऋतु के चेंजेस का विपरीत परिणाम जो है शरीर के व्याधि क्षमत्व पर न हो, इसीलिए शास्त्रों में समय समय पर पंचकर्म करने का उपदेश किया है। ये जो पंचकर्म होता है ये आपके लॉन्ग टर्म जो है इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स होती है, 5 कर्म होते हैं जिनको बायो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। तो ये वमन क्या होता है? इनमें वमन सबसे पहले होता है, ये शरीर के विकृत दोषों को मुंह द्वारा बाहर निकालना वमन कर्म कहलाता है, जो कि बसंत ऋतु में, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में मार्च अप्रैल महीने में किया जाता है। विरेचन कर्म, शरीर के दोषों को गुदमार्ग से बाहर निकाला जाता है। यह शरद ऋतु में यानी सितंबर अक्टूबर में किया जाता है और ये दूषित पित्त दोष को, जिनको हम आज के परिप्रेक्ष्य में टॉक्सिन्स बोलेंगे, इनको निकालने के लिए किया जाता है। बस्ती यानी मेडिकेटेड एनिमा जो है वो अपने गट की टॉक्सिन्स को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपनी 70% इम्यूनिटी जो है वो गट में रहती है, यानी अपने पेट के स्वास्थ्य पर इम्यूनिटी निर्भर होती है। यह सुचारू रूप में बनाए रखने के लिए बस्ती एक सरल और उत्तम मार्ग है। रक्तमोक्षण जो है वो शरद ऋतु में, मतलब सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। इसको ब्लड लेटिंग, ब्लड डोनेशन के रूप में भी आप रक्तमोक्षण को कर सकते हैं। रक्तमोक्षण या ब्लड डोनेशन करने के बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। ये मॉडर्न साइंस के भी प्रूवन फैक्ट है कि जो समय समय पर रक्तमोक्षण या ब्लड डोनेशन करते हैं उनका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा रहता है। दे गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम लीवर पैनक्रियाटिक डिसीजेस, फ्रॉम कैंसर से मल्टीपल उसके फायदे हैं। और
लास्ट जो है वो है नस्य। नस्य कर्म मतलब नाक में देसी घी या कोई भी तेल, स्पेसिफिकली अणु तेल जैसा जो तेल रहता है, इसके 2-2 बूंद रोजाना हर एक नॉस्ट्रिल में छोड़ना नस्य कहलाता है। आयुष मिनिस्ट्री ने जो कोरोना संदर्भीय गाइडलाइंस निकाली है उसमें भी इसका अंतर्भाव किया गया है। तो ये स्थानिक व्याधि क्षमत्व जो है उसको बढ़ाने में बहुत अच्छी तरह से हमारी मदद करता है। इस प्रकार से नियमित दिनचर्या और ऋतुचर्या पालन करना इम्यूनिटी बनाए रखना के लिए हेतु श्रेष्ठ होते हैं। मैं सभी श्रोतागण से अनुरोध करूंगी, आप जिस किसी शहर में हो वहां आप आयुर्वेद चिकित्सक को मिले, उनकी सलाह अनुसार इस तरह दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में और अधिक आपको अगर जानकारी चाहिए तो वो ले। मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप मुझको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नियमित पंचकर्म करके अपनी इम्यूनिटी को पूरे साल बनाए रखें, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसी महामारी आए, कोई भी देखिए पहले प्लेग था, फिर सार्स, मर्स आया, स्वाइन फ्लू है। तो ये एपिडेमिक अगर आगे चल के भी कोरोना के बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद कोई एपिडेमिक आया, तो हम खुद अपने शरीर को और मन को इतना सक्षम बनाएं कि कोई भी एपिडेमिक आया तो हम भारतवासी जो है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास योग है, हमारे पास एलोपैथी है, होम्योपैथी, हमारे पास एवरी टूल इज अवेलेबल विथ अस, वी आर ब्लेस्ड विथ दैट। ओनली द थिंग इज दैट वी आर नॉट मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ दैट। तो हम अपनी इम्यूनिटी को इस अच्छी तरह से सक्षम बनाएं कि हम उससे लड़ने के लिए पहले से ही अलर्ट रहिए। हमारा एक तरीके का बीमा या इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो समाप्त करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। तो आप सभी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि होम्योपैथी इज एक्सेलेंट पैथी एंड वेरी इफेक्टिव पैथी इन दिस सिनेरियो। सरलता के लिए समझने के लिए मैंने इसके 3 पार्ट किया है कि होम्योपैथी प्रिवेंट करता है। फर्स्ट पार्ट जो है कि टू प्रिवेंट द कोरोना। अभी आयुष मिनिस्ट्री ने सबके घरों घरों तक होम्योपैथी पहुंचा दिया है। आर्सेनिक अल्बम 30, अभी बच्चा बच्चा जानता है कि आर्सेनिक 30 क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर क्या है। लेकिन ये सच है कि आर्सेनिक अल्बम इज अ वेरी नाइस मेडिसिन, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, मैक्सिमम डिसीजेस आर्सेनिक अल्बम कवर करती है। लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आर्सेनिक सबके लिए नहीं है। तो आर्सेनिक आप ले सकते हो, लेकिन उसके साथ सपोज आपको दूसरे लक्षण दिखते हैं तो इमीडिएट आप होम्योपैथिक नियरर होम्योपैथ को कंसल्ट करें। बिकॉज आर्सेनिक के जैसे दूसरे भी बहुत सारे दवाई है, जैसे आर्सेनिकम आयोडेटम, एंटीमोनियम आर्स है, ब्रायोनिया है, इन्फ्लुएंजिनम है, ऑसिलोकॉकिनम है, बहुत सारे मेडिसिन है जो लक्षणों द्वारा हम लोग देते हैं और सही मात्रा में हम दिए जाते हैं। तो मन से कुछ भी मेडिसिन ना लो, बिकॉज सब जन बोलते हैं होम्योपैथी जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन वेयर एवर एक्शन देयर इज अ रिएक्शन ऑल्सो। तो आप हर एक जो दवा लेते हो वो आप होम्योपैथ को पूछ के ही दीजिए। और जैसे अमृता दीदी ने बोला है कि गुगुर, तो होम्योपैथी में भी एक गुगुर, जैसे गुगुर को टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया बोलते हैं, ये मेडिसिन भी बहुत अच्छे से काम करती है। इन दिस सिनेरियो यू कैन यूज टिनोस्पोरा मदर टिंचर बोलो तो गुगुर का अर्क, ये होम्योपैथिक मेडिसिन अभी आप सभी जन ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। नाउ ये जो प्रिवेंट करने का जो पार्ट है मैंने जो बोला, तो मुझे ये अभी सभी डॉक्टर सब सीख रहे हैं, कोविड के लिए सब अनुभव ले रहे हैं। तो मैंने सब जो प्रिवेंटिव मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम सबको जब दिया था, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में ये मुझे दिखा कि 2 फैमिलीज में मैंने ऐसा किया कि एक फैमिली को फैमिली ने कोई मेडिसिन नहीं दिया था और दूसरे फैमिली में सबने जो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो लिए थे, तो उनमें से उनके घर में भी एक पेशेंट मिला, दूसरे फैमिली में भी दूसरा पेशेंट मिला। लेकिन जिनको जो इम्यूनिटी बूस्टर दिए गए थे उनमें से मैक्स 12 में से सिर्फ 2 से 3 लोग पॉजिटिव आए हैं और बाकी के सब निगेटिव आए हैं। क्योंकि
एक्सपोजर टू दैट कोरोना पेशेंट होके भी वो निगेटिव आए हैं, और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो है वो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आते हैं। लेकिन देखो, आप प्रिवेंटिव मेडिसिन लेने की वजह से गवर्नमेंट में कितने सारे बेड बचाए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी होम्योपैथी भी आप टू प्रिवेंट द कोविड आप साइड बाय साइड ले सकते हो, लेकिन आपके फिजिशियन को पूछ के ही लेना है। अभी सेकेंड पार्ट मीन्स ड्यूरिंग द कंटेमिनेशन। तो ड्यूरिंग कंटेमिनेशन अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आ गए तो डरो मत, एक्सेप्ट करो, बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट करो। और मैं अपना गवर्नमेंट को भी ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि साइड बाय साइड पेशेंट को होम्योपैथी दिया तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ड्यूरिंग कंटेमिनेशन के दो ये रहते हैं, सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट को if needs they can hospitalized, but that time also homeopathy we can take side by side। and asymptomatic को भी आप घर में रख के प्रॉपर आइसोलेशन रख के आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आइसोलेशन, प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, और होम्योपैथिक मेडिसिन अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन देना चाहिए। ये इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट को कि इस तरह से सपोज मल्टी डिसिप्लिनरी सपोज रहती है तो ऑल इन वन रूफ होगा तो मॉर्टेलिटी रेट डेफिनेटली रिड्यूस हो सकता है। नाउ द थर्ड पार्ट के इसमें मैंने ये देखा है कि पोस्ट कोविड पेशेंट, अभी मैं ज्यादा से ज्यादा वही पेशेंट मैं चेक कर रही हूँ। सब जन बोलते हैं कि डॉक्टर एंजाइटी बढ़ती है, कुछ पेशेंट तो सिम्टम्स पढ़ के आते हैं, मुझे थ्रोट पेन हो रहा है डॉक्टर, मुझे ऐसा हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, साइंग हो रहा है, जो है वो सिम्टम्स पढ़ के वो जज करते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन कृपा करके इस तरह से डरो मत, अभी पता नहीं ये कितने दिन तक चलेगा। तो आपका इम्यूनिटी बढ़ाओ और इनर वाइटल फोर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। अभी आपके साथ मैं एक केस शेयर करना चाहती हूँ पोस्ट कोविड पेशेंट की। तो वो जो एक लेडी थी, तो उसके हस्बैंड पहले पॉजिटिव आए थे और उनको एडमिट किया था, और आफ्टर सम डे शी आल्सो गॉट अ पॉजिटिव एंड शी आल्सो एडमिटेड and they fight with corona and fortunately they become cured। and घर पे आने के बाद उसको हर टाइम एक प्रॉब्लम उसको सताता था कि एम्बुलेंस आ रही है और मेरे पति को लेके जा रही है, और सब जन देख रहे हैं, गली के सब जन लोग सब देख रहे हैं। और फिर कुछ दिन के बाद मुझे भी ऐसा एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस में फिर मुझे लेके जा रहे हैं और कोई भी मुझे नहीं ले रहा, मेरी बेटी को मैं अकेला छोड़ के मैं घर जा रही हूँ, हॉस्पिटल में जा रही हूँ। तो दैट टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी। और जब वो पेशेंट जब सोती थी तो वही सिम्टम्स उसके सामने इतना ट्रबल करता था कि शी लिटरली क्राइड व्हेन शी केम in front of me and she said कि डॉक्टर मुझे कोरोना ने जितना सताया नहीं उतना मुझे ये ड्रीम मुझे हर्ट कर रहा है। So I took her case properly and done the analysis and evaluation of that case, and then I gave the medicine and see the miracle। She said डॉक्टर थैंक यू सो मच, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है, मैं शांति से मैं सो सकती हूँ। तो होम्योपैथी पोस्ट कोविड पेशेंट की जो एंजाइटी रहती है, स्लीपलेसनेस रहता है, मेंटल डिबिलिटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, और सपोज अनफॉर्चुनेटली कोई फैमिली मेंबर का कोरोना से डेथ होता है तो वो पेशेंट लिटरली फिजिकली मेंटली आल्सो वेरी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी टाइम भी हम लोग होम्योपैथी का जो मेडिसिन देते हैं उससे बहुत बहुत फायदा होता है। तो कहने का मतलब है होम्योपैथी ना कि सिर्फ रोग को बट रोगी को भी अच्छा करता है। अभी हमारे जो सीनियर है, मेरे जो गुरु है डॉक्टर विकास चित्तरवार, या इधर मुंबई में भी बहुत सारे बेस्ट फिजिशियन है, डॉक्टर नरूला है, डॉक्टर हितेन है, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस टीचर है, फिजिशियन है। अभी वो सब जन रिसर्च में जुड़े हुए हैं कि अभी जैसे एलोपैथी वैक्सीन निकाल रहे हैं वैसे होम्योपैथी में भी नोजोर निकालने का हम सब जन ट्राई कर रहे हैं, कि ताकि जैसे होम्योपैथी का जो स्लोगन है कि सिमिला सिमिलीबस क्यूरेंचर, बोलो तो लोहा लोहे से काटता है, तो वैसे जैसे एलोपैथी फिजिशियन से रिसर्च कर रहे हैं वैसे होम्योपैथ भी रिसर्च कर रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, लेकिन तब तक आप सब जन पैनिक मत करो और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखा करो। और सोशल डिस्टेंसिंग में मैंने ये देखा है कि कोरोना ने ये सबको सिखाया है कि कीप द सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन सबको साथ रह के करना है।
सबको साथ किसी पेशेंट को सपोज पॉजिटिव आता है तो उसकी तरफ देखने का एटीट्यूड मत खराब करो कि ठीक है, उसके लिए आप गायत्री मंत्र बोलो, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, नहीं तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजो, उनके फैमिली को सपोर्ट करो और उनके लिए प्रे करो कि उनके फास्ट रिकवरी के लिए उनके लिए प्रे करो, लेकिन डिस्टर्ब प्लीज मत हो जाइएगा। और जिनके घर में पॉजिटिव पेशेंट होता है तो उस आइदर सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक, तो बाकी के मेंबर जो है वो क्वारंटाइन ही रहना है और इसी क्वारंटाइन रह के सरकार को मदद करना है। क्योंकि अभी एक पेशेंट सपोज असिम्टोमेटिक है तो पेशेंट सोचते हैं कि मैं बाहर निकल लूँ, तो लेकिन नहीं, अननोइंगली दे आर आल्सो कैरियर। तो take a proper precaution or use the mask and do the recurrently hand sanitize properly, and or with a proper medication also do the meditation also। आपका विल पावर बढ़ाओ और stay healthy and stay safe। Thank you। देव संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और ये जब प्रणाम मैं आपको करता हूं तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस प्रणाम के साथ एक मुस्कान जो है वो शांति कुंज से शांति की और साथ ही साथ पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद की आप सबके चेहरे पर भी आए और आपके माध्यम से आपके परिवारजनों तक जाए। डॉक्टर वरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस टॉक में इनवाइट किया। साथ ही साथ आज के इस टॉक में जहां पर हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्टे हेल्दी इन प्रेजेंट कोरोना टाइम्स, और इस समय जो हमारे साथ जो पैनल है डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर जगताप जी, डॉक्टर पाटिल जी, आप सबने जिस तरीके से इस विषय को अभी तक प्रस्तुत किया है, निश्चित ही जितने भी ऑडियंस है उसने निश्चित रूप से इसका लाभ लिया होगा। और ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने तन्मयता से, क्योंकि उम्र एक होती है सीखने की जिसको कभी कभी लोग लिमिट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने प्रूव किया है कि आप दिन भर की अपनी गतिविधियों में भले ही लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने ठहर के रविवार के दिन, वो भी मुंबई में और भारत के अनेक क्षेत्रों में समय निकाला है। तो साथियों, इसके पीछे कारण पता है क्या है? कोरोना। और जिस विषय को यहाँ पर प्रतिपादित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरुवर का साहित्य जो 3200 किताबें गुरुदेव ने लिखी और जो शांति कुंज और देव संस्कृत विश्वविद्यालय के वातावरण में, यहाँ के परिसर में, यहाँ के परिकर में जगह जगह हमें देखने को मिलता है। और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गीता और ध्यान की कक्षाएं जो हमारे चांसलर हैं जो हमें सिखाते रहते हैं, उन्हीं का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व करने की मैं कोशिश करूंगा। और आरंभ में ही जो एक बात मैं आपसे कहूंगा साथियों, और इस बात में ही सारी बातें सम्मिलित हैं, क्योंकि जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं और ऐसा पैनल अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस प्लेटफॉर्म पे ही बन सकता है जहां सचमुच आपने विभिन्न विषयों के जो साथ में मिला के बात करने की बात की है और जो श्रोतागण इससे लाभान्वित होंगे, एक बात सिर्फ करनी है आज आपसे, और बाकी बातें सिर्फ उसके जस्टिफिकेशन के लिए हो सकती है। और वो एक बात जो है ना, वो एक बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो वो सिर्फ एक बात एक पल में हमें बता देगी कि क्यों बात की शुरुआत में मैंने आप सबको कहा नमस्ते, क्यों मैं ये कहना चाहता हूं कि से नमस्ते हंसते हंसते, मुस्कुराइए इस पल में, क्योंकि कोरोना चल रहा है फिर भी हम जीवित हैं इस पल में। अगले पल का वी डोंट नो। और मैं अपनी बात कर रहा हूं, और उससे भी पहले मैं अपने सभी उन परिजनों को बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि कोरोना के डर से जहां पर घरों में सिमट कर भी अच्छे अच्छे लोग जिनके पास बैंक पे बहुत सारे पैसे हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ी, बहुत शानदार मकान है, बहुत शानदार सिक्योरिटी है, लेकिन मन के अंदर भय बहुत गहरा है। और ऐसे समय में भी लोग बाहर निकले हैं, सतर्कता अपनाते हुए उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। ये लोग आप हैं और आपके प्रति धन्यवाद। और जब इस कोरोना काल में जब हम बात करते हैं, ये स्वस्थ लोग ही तो रहे होंगे जिन्होंने कोशिश की। और जब इस स्वस्थ और इस स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मुझे एक बात साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरे पास समय इनफाइनाइट रहता अभी, या इस टॉक का कोई एंड नहीं होता, तो मैं कुछ का कुछ भी बोलते रहता और कितनी भी देर बोलते रहता। लेकिन जब मुझे पता है कि 10-15 मिनट 10 मिनट में मुझे अपनी बात रखनी है, तो मैं एक एक पल घड़ी भी देखूंगा, अपने शब्दों को भी संभाल कर उपयोग करूंगा और बार बार मुझे याद रहेगा कि 10 मिनट में ही अपनी बात करनी। वो एक बात जो मैं आपसे आज करना चाहता हूं, कड़वी है, बहुत कड़वी है, लेकिन वही सत्य है। क्योंकि जब हम कोरोना काल में स्वस्थ रहने की बात करते हैं साथियों, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक बात जाननी जरूरी है, क्योंकि ये बात हम न ज्यादा कहना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं, और सोचते भी हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि इंसान परेशान क्यों है? आज ही परेशान क्यों है? इन्हीं दिनों इतना परेशान क्यों है? अल्टीमेटली समस्या क्या है? निश्चित रूप से इस समय चूंकि कोरोना
काल में हम लोग हैं तो हर कोई कोरोना को ही कहेगा कि ये कोरोना ही समस्या है, इस कोरोना का ही रोना है, बाकी सब तो कुछ नहीं है। और यही बात मैं 4 महीने पहले पूछ रहा था, तो जब चाइना में घटना घटी थी वो हमारे लिए एक न्यूज थी, वो स्टैटिस्टिक्स थी। जब वो इंडिया तक आई उससे पहले हम लोग जो है ताली बजा बजा के कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट कर चुके थे, और अभी भी शायद वो कर रहे होंगे। हमने दिए जला करके उस प्रकाश को फैलाने की कोशिश की थी जो हमारे अंदर एक्चुअली जाग रहा है। तो साथियों, ये जो समस्या है ना, कोरोना है, आप कहेंगे मैं मानूंगा, हाँ समस्या है, कोरोना है, लेकिन उससे बड़ी जो समस्या है, और इस मेरी बात को ध्यान से आप सुनिएगा, वो एक फियर ऑफ अननोन है, वो एक डर है अपनों को खोने का। न जाने किस पल कहां से क्या हो जाए और मेरा वो अपना प्यारा जो सबसे, जो कुछ भी मेरा है वो कहीं मुझसे चला नहीं जाए। अपने को भी खोने से ज्यादा अपनों को खोने का डर, साथियों के बिछोड़ने का डर, और इसको मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में कहूं साथियों, मृत्यु का डर। कोरोना संकट है, कोरोना जैसी असंख्यों बीमारियां इस देश में है, इस विश्व में है। स्टैटिस्टिक्स अगर आप उठा के देखें तो मेडिकल डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि फैटेलिटी रेट इसका क्या है, आपको फैक्ट्स बताए गए हैं। इससे ज्यादा घातक बीमारियां भी पहले से यहां रही हैं, लेकिन उन सब के बीच में आज हम सब जब मृत्यु के भय के बीच में साथ में कहीं ना कहीं बैठते हैं, क्यों हम इतनी सतर्कता रख रहे हैं? हेलमेट लगाने हमें कहा जाता था, लगाते थे, लेकिन नहीं भी लगाते थे। वहां पर भी कुछ कुछ इंसान करने का करता होगा, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा, लेकिन मास्क चूंकि जान पे बनाई है, मृत्यु का भय तो इंसान लगाता है। और यहीं से अध्यात्म की वो सोच जो आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दे सकती है, और जिसे पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से जन जन के लिए प्रतिपादित किया, वो है जीवन। जब पता है कि लाइफ इज अनसर्टेन, द ओनली थिंग विच इज सर्टेन इज डेथ। अब मैं ये नहीं कहता कि उसका इंतजार किया जाए, मैं बहुत खुल के इस बात को इसलिए कह रहा हूं साथियों, क्योंकि अनहोनी कभी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। मैं अपने साथ बात कर रहा हूं, मैं इस पल हूं, अगले पल शायद ना हूं, लेकिन उस मृत्यु के भय ने हमें उस फियर ऑफ अननोन के एक ऐसे लूप में घुसा के रख दिया है कि हम इस समस्या के बीच में भी उन संभावनाओं को इग्नोर करके पता नहीं कहां 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 अपने आप को एक एम्प्लीफाइड भय के दौर में ले जा रहे हैं। सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है, लेकिन यह भी जान के चलना है कि हर दिन नया जन्म और हर रात एक मौत। पूज्य गुरुवर ने अगर ये कॉन्सेप्ट दिया है तो ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है जो आध्यात्मिक हो गया, जो आध्यात्मिक हो गया, जिसने खुद से खुद को एवेल्युएट करना शुरू किया, जिसने खुद के अंदर घुस के अपनी समस्याओं को ढूंढना शुरू किया, तो साहब जब मैं खुद को शीशे में देखता हूं तो मेरे अंदर का आलस्य मेरे लिए खतरा है, मेरे अंदर का प्रमाद मेरे लिए खतरा है। कितनी अच्छी बातें यहाँ पे बताई गई हैं और कितनी अच्छी बातें अभी मैं और कर सकता हूं, लेकिन सुनते ही इंसान कहेगा अरे बातें तो अच्छी हैं, करना कहां पॉसिबल। बस जैसे ही आप ये बोलते हैं, ये अकर्मण्यता कोरोना से ज्यादा बड़ा खतरा है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है इसी से बाहर निकलने का नाम है, क्योंकि हम पहले खुद से पूछें, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं? हम बोलेंगे हाँ। मैं दोबारा पूछूंगा, क्या आप सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हैं? आप फिर बोलेंगे हाँ। क्या आप इस कोरोना टाइम में सचमुच स्वस्थ रहना चाहते हैं? आप बोलेंगे हाँ भाई, बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो आप उठा के देखिए, एक क्वेश्चनर तैयार कीजिएगा इन पूरे टॉक्स को सुनने के बाद, जो डॉक्टर्स ने कहा, जो जो उन्होंने टिप्स हमें दी, हम में से मैक्सिमम लोग कहेंगे अरे ये तो हम सब जानते हैं, I know everything, there is nothing new in it, you know, I was there in the talk and I was expecting something new, जिससे कि मेरे दिमाग को थोड़ा कुछ मिलता, मैं थोड़ा कुछ बातें करता। बातें करने की बात आपको अवेयरनेस के लिए बताई जाती है, लेकिन जानना, मानना और करना, आध्यात्म खुद से खुद को जानने का, इन अच्छी बातों को मानने का, और फिर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उसको आचरण में लाने का नाम है। और पूज्य गुरुवर ने हमें जब हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत कही है, तो फिर कोरोना आ जाए चाहे कुछ आ जाए, हम किस बात से डरेंगे? सतर्कता बरतेंगे, सतर्कता जरूर बरतेंगे। अरे मानवता जहां पर आज आके खड़ी है, इस मानवता को यहां तक आने में हमने भी शायद किसी पूर्व जन्म में आकर के आजादी की लड़ाई देखी होगी, हम लोगों ने भी शायद पूर्व जन्म में कभी आके विश्व युद्ध देखा होगा, हम लोगों ने भी शायद पूर्व जन्म में कभी आकर, ये जीवन का एक फ्रेगमेंट है साथियों जिसमें आज हम खड़े हैं। और अध्यात्म कहता है कि हम सब इस बात पे भरोसा रखते हैं कि जीवन सिर्फ ये नहीं है, गोपाल के शर्मा सिर्फ यहां पर रह रहा है इस जन्म के लिए, अगले जन्म में
हजारों हजार साल पहले और हजारों साल बाद। हम लोग मानते हैं कि पूज्य गूगल के साथ हम पहले से जुड़े रहे, इसलिए वो इस जन्म में भी हमें खोज के लिए आए और अपने साथ उन्होंने हमें जोड़ लिया। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो साथियों ये बात बड़ी मार्के की है और हमें माननी पड़ेगी कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अब जल्दी से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि इस सत्य को बस एक मान लें और इसका अभ्यास करें। हर दिन नया जन्म, हर रात एक मौत, हर पल एक अवसर, हर पल जीवन, हर पल श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, क्यों ना इसी को उत्सव बना के मनाएं। अवेयरनेस रखनी है, जितनी डॉक्टर्स ने सावधानी बताई सब फॉलो करनी है, जितने उन्होंने टिप्स बताए सब जीवन में लाने की कोशिश करनी है, लेकिन उसके प्रति ईमानदार तो हमें खुद से बनना है ना। और ये हमें कौन सिखाएगा? ये हमें हम सिखाएंगे। डॉक्टर्स के पास जाके भी आजकल जब हम ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो कि परहेज कुछ न रखने पड़े और दवा हम सारी खा लें, दवा कोई ऐसी दो कि परहेज बिल्कुल न रखना पड़े, तो डॉक्टर भी आजकल में डॉक्टर्स पैनल में साथ में है, वो भी मुस्कुराएंगे इस बात को सोच के कि लोग उनके सामने शर्तें रख देते हैं। डॉक्टर साहब वो पिछली बार आपने पीली वाली गोली थी, इस बार नीली वाली दे रहे हैं। मतलब लोगों का जो है विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि वो आध्यात्मिक स्तर पे भाई आप वहां जाइए। साथियों ये देखिए एक बड़ा सुंदर सा पेड़, ओ पौधा है, ये है या था या किस अवस्था में है भगवान जाने, लेकिन इसकी इस अवस्था में इसको पहुंचाने का दोषी कौन है? इससे पूछिए इस पौधे से। इस पौधे के तने की सुंदरता को, इसके पत्तों को हमने बहुत अच्छा पॉलिश किया, बहुत शानदार धोया पोछा तैयार किया, बस इसकी जड़ों को नहीं सींचा। फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन तीनों स्तरों पे हमने फिर भी थोड़ी अवेयरनेस दिखाई। सोशल पे दिखाई किया, मेंटल पे दिखाई किया, फिजिकल लेवल पे भी दिखाई किया। स्वास्थ्य के प्रेमी, हमने अपने स्वास्थ्य को सही करने के टिप्स थे क्या यहाँ जाने के लिए, और हम इधर ही चले या उसके अपोजिट कहीं चलते गए। तो हमें खुद से पूछना है, और अध्यात्म इसी का नाम है कि खुद से खुद को सही करना, खुद से खुद को सुधारना, खुद से खुद को आशावाद की दृष्टि देना, खुद से खुद को सकारात्मकता देना और अपनी जड़ों को सींचना, क्योंकि इट इज साइंस ऑफ सोल। और अपनी जड़ों को सींचते हुए हमें देखना है कि अध्यात्म हमारी जड़ है, और अध्यात्म की इस जड़ को सींचने के लिए क्या करना है? मंत्रों का विज्ञान अपनाइए, सकारात्मकता का विज्ञान अपनाइए, आशावाद का विज्ञान अपनाइए, और सिर्फ एक वैज्ञानिक बात अगर मैं आपसे करूं, मुस्कुरा लीजिए। साइंस जानना है तो जान लीजिए। 32 मसल्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होकर मोडेला उलंघाटा तक संदेश देते हैं, ब्रेन को पार्टी मिलती है, पॉजिटिव हार्मोन शरीर के अंदर रिलीज होते हैं। आप डॉक्टर्स के पास जो दवा लेने जाते हैं वो भी आपको यही सिखाना चाहते हैं कि बॉस ये जो हम जो भी तुमको दवा दे रहे हैं ये भी तुम्हारी केमिस्ट्री लैब में तुम्हारे अंदर पॉजिटिव केमिकल लोचा करने की कोशिश करेगी, ये लोग खाओ, क्योंकि बीमारी भी वो केमिकल रिएक्शन जो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी है उससे आ रही है। तो हम कब खुद से खुद को उठेंगे और उस विवेकानंद जी की उस बात को मानेंगे कि स्टैंड अप, बी बोल्ड एंड टेक द होल रिस्पांसिबिलिटी ऑन ओन शोल्डर्स। अभी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपनी ले लीजिए। स्टैंड अप, बी बोल्ड एंड बी स्ट्रांग एंड डिसाइड कि मेरे को आयुर्वेद के सिद्धांत, होम्योपैथी के सिद्धांत, मेडिसिन के सिद्धांत सबके साथ में इस चीज को जरूर जोड़ना है कि मुस्कुराऊं, मन को शांत रखूं, प्रसन्न रहूं, अपने अंदर सकारात्मकता पैदा करूं। सुनते ही कोई कह सकता है कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बस यहीं पर आपकी आध्यात्मिक पढ़ाई की कहानी खत्म, क्योंकि आपने इस मानव जीवन की महत्ता को ही नहीं समझा, इसकी गरिमा को नहीं जाना। हमें इतने महापुरुष कह के चले गए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, हम महसूस ही नहीं कर पाए। इस पल में आप ध्यान करें, मौन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। कौन रोकता है आपको? कोरोना आएगा तो आएगा, वो जहां भी है वहां पर है, वो अभी यहां नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ का कुछ भी करते रहे। मानसिक कोरोना ज्यादा हो गया, कोरोना 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 कोरोना। ये सच में बात है कि पैनिक होती है, जब अपने पास चीजें आती हैं तो पैनिक क्रिएट करती है। लेकिन उस पैनिक के बीच में भी अगर मैं इंसान हूं और मेरे पीछे एक अदृश्य शक्ति है, मैं मान के चलूं कि मेरी यात्रा यहां तक की नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं आज कारगिल दिवस हम मना रहे हैं। वो सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं साथियों, वो क्या वापसी का टिकट लेके आते हैं? वो जब युद्ध में खड़े होते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता कि हमें पर होना क्या है। और आखिरी 2 मिनटों में बातें कही हैं, लेकिन उसको समराइज अगर मैं आपके लिए करूं तो मैं यही कहूंगा, उस सैनिक को जब आज हम श्रद्धांजलि देते हैं तो हम ये सोचें कि एक और कोरोना योद्धाओं को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट उन कोरोना योद्धाओं का सहयोग हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करके कर सकते हैं। क्योंकि जिस चश्मे से अभी हम दुनिया देख रहे हैं ना, हमें लगता है जो दुनिया दिख रही है प्रत्यक्षवाद की यही है, बस जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वही है। इस चश्मे को उतारिए, और नहीं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का एक चश्मा लगाइए और हर चीज को इस रूप में देखिए जो कि कर्म फल का सिद्धांत होता है। हम कर्म फल के सिद्धांत से बंधे हैं। विश्व मानवता के कर्म कहीं बिगड़े तो आज मानवता को प्रकृति के एक सूक्ष्मतम तत्व ने इस स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया है कि हमारा विकसित विज्ञान भी उसके सामने घुटने
टेक करके खड़ा है। कोशिशें चल रही हैं, प्रयास चल रहे हैं, लेकिन ये विज्ञान जहां जाकर रुकता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। और इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की सोच को ही लेकर के हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जब रिसर्चेस करते हैं, जब लोगों को ये कहते हैं मुस्कुरा लीजिए, पॉजिटिव रहिए, इसलिए क्योंकि इस पल अगर आप नेगेटिव है तो नेगेटिव इमोशन अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने सेंसेस से जो अंदर ले रहे हैं, ब्रेन में प्रोसेस कर रहे हैं, तो निगेटिविटी आपके हार्मोन्स को, पॉजिटिव हार्मोन्स को खत्म करती है, गैल्वेनिक स्किन रिस्पांस को निगेटिव करती है, ब्रेन वेव्स को बिगाड़ती है, ब्लड के सब्सटेंस को बिगाड़ती है, रेस्पिरेटरी रेट बिगाड़ती है, ब्लड प्रेशर बिगाड़ती है, और इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा जो बॉडी का अंदर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसको पूरी निगेटिव तरीके से डंप कर देती है। तो अंत में यही कहूंगा साथियों, गुरुदेव ने जब कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो आज आप ये मान के चलिए कोरोना जहां से आ रहा है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना ही मेरी खुद की सबसे बड़ी सेवा है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना ही मेरी परिवार वालों की सबसे बड़ी सेवा है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना ही मेरी समाज की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी और मेरी साइको इम्यूनिटी मुझसे शुरू होती है, मुझ पे खत्म होती है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करने का इससे बेहतर वक्त नहीं आएगा। क्योंकि खाना कहां से आ रहा है, सब्जी कहां से आ रही है, कपड़े कौन कहां से ला रहा है, दूध कहां से आ रहा है, उस हर आदमी का स्वस्थ होना जरूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। इस दुनिया में उस हर आदमी के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा, उसका स्वस्थ रहना जरूरी है अगर इस चेन को आप ब्रेक करना चाहते हैं। प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, बेवजह हंसें, घर वालों के साथ मिलकर के बातें करें, सकारात्मकता का संचार करें, कोरोना के अननेसेसरी फियर को ज्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, और परस्पर सहयोग से घड़ी मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी से फिर से मानवता निकल कर आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी। और मैं यही कहूंगा कि हम अगर सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो आज हो रहा है उसके बीच में सकारात्मकता ही खोजें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।